नमस्कार दोस्तों, हम लोग सिंधु नदी तंत्र पर बात कर रहे थे और आज हमें सिंधु नदी तंत्र का डिटेल यहाँ पर डिस्कस करना है। तो एक एक नदी को हम लोग आधार बनाते हैं और उसके बारे में चीजों को क्लियर करते चले चलते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी लेते हैं। तो सिंधु नदी में एक आपका पहला पॉइंट बनेगा कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। तो ये आपकी 2880 किलोमीटर और जिसमें से भारत में 1114 किलोमीटर आपकी बहती है। आपको ये पता है कि सिंधु नदी भारत के अलावा चीन तथा पाकिस्तान देशों में भी बहती है और भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर के गुजरती है। तो भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है। इसके बाद आप इसके सेकंड पॉइंट में आएंगे तो एक प्रश्न आपका बना करता है कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। उसमें से आपका उत्तर होता है सिंधु नदी। और एक प्रश्न और आता है कि ऋग्वेद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। अगर महत्वपूर्ण पूछता है तो आपको सरस्वती बताना है और अगर सर्वाधिक बार उल्लेख को लेकर के बात आती है तो आपको सिंधु नदी उत्तर देना है। तो दूसरा प्रश्न आप बताएंगे इसी से कि ऋग्वेद में इस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। इसके बाद एक और पॉइंट ले लीजिए। ये जो सिंधु है, सिंधु को ही यहाँ पर जो ग्रीक भाषा में इंडस कहा जाता है और इंडस से ही आपका यहाँ पर इंडिया बना है और सिंधु से ही आपका हिंदू बना है और हिंदू से ही आपका हिंदुस्तान बना है। तो कुल मिलाकर के भारत के नामों का आधार भी आपकी सिंधु नदी ही है। अगर इंडिया नाम को देखें तो अंग्रेजी में इंडस के आधार पर बना है और अगर हिंदी नाम में देखो तो सिंधु को ही हिंदू कहा जाता था और हिंदू से ही हिंदुस्तान इसको कहा गया है। और देखिए दोस्तों, सिंधु नदी की सहायक नदियों को लेकर के बात करते हैं। तो सहायक नदी में प्रश्न आपका दो प्रकार से आएगा। अब पहले आप एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि मुख्य नदी और सहायक नदी क्या होती है। जो मुख्य नदी होगी उसका द्रोणी क्षेत्र ज्यादा विस्तृत होगा, अर्थात जैसे एक कोई ऐसी नदी जिसमें ज्यादा जल आ जाए वो आपकी मुख्य होगी और जिसमें जल ज्यादा ना आ पाए वो आपकी सहायक नदी होगी। आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए इस डायग्राम को आपने पहले कभी देखा नहीं और ये आपके सामने आता है और इसमें पूछा जाए ये है सहायक नदी की ये है सहायक नदी। आपका उत्तर क्या देना है कि जिस नदी का तटीय क्षेत्र ज्यादा विस्तृत होगा वही नदी मुख्य नदी हो जाएगी, क्योंकि इसका जल आसानी से इसमें आ जाएगा लेकिन इस नदी का जल इसमें नहीं जा पाएगा, इसलिए आपकी मुख्य होगी और एक सहायक होगी। तो इतना कम से कम ध्यान रखना कि सहायक नदी किसे बोलेंगे और मुख्य नदी किसे बोलेंगे। अब देखें, सहायक नदी को लेकर के दो प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं। एक तो बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है और दूसरा यहाँ पर दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है। अब मान लो कि ये कोई नदी जा रही है और इधर की ओर बह रही। जब इधर की ओर बह रही तो तीर का निशान आप इधर लगाएंगे और जब तीर का निशान आप इधर लगा रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया और ये हो गया राइट। समझ पा रहे, ये बाया हुआ और ये दाया हुआ। अगर आप मान लो कि ऐसे आगे बढ़ रहे हैं तो बाया कौन सा है, बाया आपका ये है और दाया आपका ये। अब नदी ऐसे बह रही है तो बाया कौन सा है, बाया आपका ये है और दाया आपका ये। समझ पा रहे हैं। जैसे मान लें कि ये कोई सिंधु नदी है तो सिंधु नदी में जो भी नदी ऊपर की ओर से आएगी तो आपकी किधर की ओर से आकर मिल रही है, दाईं ओर से आकर मिल रही है। और दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियों में अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सी है। एक तो श्योक नदी आकर इससे मिलती है, श्योक नदी। दूसरी हुंजा नदी आकर मिलती है। तीसरी गिलगित नदी आकर मिलती है, गिलगित नदी आकर मिलती है। दाईं ओर से है, ये बाईं ओर से नहीं। गिलगित नदी आकर मिलती है और उसके आगे आए तो काबुल नदी आकर मिलती है, काबुल। और काबुल में ही स्वात नदी आकर मिल जाती है। तो स्वात इसकी सहायक नदी। कुनार नदी आकर इससे मिल जाती है। और इसके बाद आप देखेंगे तो आगे चल करके गोमल नदी आकर के मिल जाती। तो ये इसकी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। अब बाईं ओर से आएंगे
तो बाईं ओर से कौन कौन सी आएगी? सतलज, व्यास, रावी, फिर चिनाब, चिनाब और झेलम। ये सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम और ये सिंधु। एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि अगर उत्तर से दक्षिण की ओर चलें तो सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे तो सिंधु, सिंधु के बाद झेलम, फिर चिनाब, रावी, फिर व्यास, फिर सतलज। एक बात आपको ये भी याद रखना, तो ये आपकी हो गई सिंधु में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। कौन कौन सी? एक बार फिर से देखिए क्रमशः। उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहा हूं मैं, तो झेलम, फिर चिनाब, चिनाब के बाद रावी, रावी के बाद व्यास, व्यास के बाद सतलज। ये आपकी हो गई इस तरफ से मिलने वाली नदियां। आइए अब और आगे देखते हैं। ये आपका रहा सहायक नदी सिंधु की। सिंधु के सहायक के बाद आप आइए तो सिंधु नदी के तट पर कौन कौन से शहर आपके बसे हुए हैं? तो इसमें दो शहर हैं जो आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। एक जम्मू कश्मीर में आता है लेह, जो अभी लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में चला गया है, लद्दाख राज्य में चला गया है। और एक आपका मुजफ्फराबाद। तो दो शहर आपके सिंधु नदी के तट पर बसे हुए और मुजफ्फराबाद ही आपकी पीओके की राजधानी है। यह भी प्रश्न आपका एमपी पुलिस में डिस्कस किया गया कि पीओके की राजधानी किसको माना जाता है? मुजफ्फराबाद को। और मुजफ्फराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो आपको उत्तर क्या होगा? सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। आइए और चीजों को देखते हैं। अब आप देखेंगे तो एक सिंधु जल समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता। और सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। 1960 के इस समझौते में यह माना गया था कि सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का 80% जल कौन यूज करेगा? तो पाकिस्तान यूज करेगा। और 20% जल का उपयोग कौन करेगा? भारत करेगा। तो पाकिस्तान कौन सी नदियों का जल यूज करेगा? तो पश्चिमी नदियों का जल यूज करेगा। पश्चिमी नदियां कौन कौन सी मानी गई हैं? तो ऊपर की 3 मानी गई हैं, सिंधु, झेलम, फिर चिनाब। सिंधु, झेलम और चिनाब। और भारत की नदियों का जल यूज करेगा तो यहां पर जो है ये पूर्वी नदियों का जल यूज करेगा। इसमें कौन सी नदियां मानी गई? रावी, व्यास और सतलज। और यही समझौता दोस्तों आज तक चला आ रहा है। अभी साल 2020 में 2-3 दिन पहले आप देखिए तो पीओके में चीन और पाकिस्तान मिलकर के इसी सिंधु नदी पर बांध बनाने की तैयारी पर है। खैर वो सफल नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी काफी लंबा मुद्दा है, उसको बाद में देखेंगे हम लोग। इतनी चीजें आपको यहाँ पर दिमाग में रखनी होंगी। चलिए अच्छा ही उसके आगे देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। इतनी बातें आपको सिंधु नदी के बारे में याद रखनी है। रवि मेरा वाला नोट्स लेते आना। रवि नदियों वाला नोट्स दे दो। इसके बाद देखिए झेलम नदी पर बात करते हैं सिंधु के बाद। झेलम नदी, झेलम नदी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ऋग्वैदिक काल में इसको बितस्ता कहा जाता था। और ऋग्वैदिक काल में आपको पता है कि संस्कृत भाषा चलती थी, तो संस्कृत में झेलम नदी को बितस्ता कहते हैं और ग्रीक भाषा में इसको हाइडे स्पीच कहते हैं। ग्रीक भाषा में आपकी झेलम नदी हाइडे स्पीच के नाम से जानी जाती है। और इसके अलावा व्यथ भी इसका नाम है और एक नाम बीहट भी है। तो झेलम के आपको इतने नाम दिमाग में रखना है। अब देखो एक प्रश्न आया करता है कि बितस्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? बितस्ता या यहाँ पर हाइडे स्पीच का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो इसमें आपको मिलेगा सिकंदर तथा पोरस के बीच लड़ा गया था।
सिकंदर एवं पोरस के बीच लड़ा गया। तो एक प्रश्न आपको यहां से याद रखना है झेलम नदी को लेकर के। अब आइए इसकी सहायक नदी को लेकर के देखते हैं। झेलम की सहायक नदी कौन सी? किशनगंगा। किशनगंगा, और किशनगंगा पर ही जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। जल विद्युत परियोजना जो 330 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। 330 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती, और यही परियोजना आपकी भारत तथा पाकिस्तान के बीच विवादित भी है। तो अगर प्रश्न आता है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच विवादित परियोजना कौन सी है, तो भी उत्तर आपका क्या होगा? किशनगंगा परियोजना। चलिए अच्छा, उसके आगे देखते हैं और कौन कौन से शहर हैं इसके तट पर। तो झेलम नदी के तट पर आपका प्रसिद्ध शहर कौन सा है? श्रीनगर है। और श्रीनगर की जो वुलर झील है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और मीठे पानी का होने का कारण ये है कि झेलम नदी आती है और वुलर झील में पानी कभी ठहरता नहीं है, वो आपका आगे बढ़ जाता है, इसलिए ये मीठी झील होती है। और जहां पर पानी लगातार ठहरता रहता है वो झील आपकी मीठी नहीं होती है। इसके अलावा और कौन से शहर हैं झेलम नदी के तट पर? तो मीरपुर हो गया, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद, ये आपके झेलम नदी के तट पर स्थित शहर है। और इसमें कौन सी परियोजना है तो मैंने बता ही दिया कौन सी परियोजना है, किशनगंगा परियोजना है आपकी। और कौन से बांध बनाए गए हैं झेलम नदी पर? तुलबुल बांध, तुलबुल बांध। तो एक यहाँ पर तुलबुल बांध भी है झेलम नदी पर, ये भी आपको दिमाग में रखना है। चलिए अच्छा, उसके आगे देखते हैं। झेलम के बाद आप आइए तो एक नदी पर और बात करते हैं। चिनाब नदी पर आते हैं। चिनाब नदी, चिनाब को वैदिक कालीन भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको यहाँ पर अस्किनी कहते हैं, अस्किनी। और ये किन दो नदियों की संयुक्त धारा है? तो भागा एवं चंद्र, इन दो नदियों की संयुक्त धारा है। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। एक प्रश्न आपको याद रखना है। अब इसी चिनाब नदी पर बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं भी, जैसे सलाल परियोजना, सलाल परियोजना है, मंगला परियोजना है, बगलिहार परियोजना है, बगलिहार परियोजना, और दुलहस्ती परियोजना। इतनी सारी परियोजनाएं आपकी इस नदी पर बनाई गई हैं। चलिए अच्छा, अब एक नदी और उठाते हैं। इतना ही आपको याद रखना है, मुख्य रूप से फोकस इन पर करना है जहां से प्रश्न आपका बनता रहा है। ठीक, अस्किनी लिखा हुआ है, अस्किना नहीं है। और इसके बाद देखते हैं रावी नदी को। तो जो दोस्तों रावी नदी है, रावी नदी पर ही आपकी थीन परियोजना बनाई गई है। तो रावी नदी पर जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है वो आपका थीन परियोजना को लेकर के बनाया जाता है। और जो दूसरा प्रश्न बनता है, रावी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ स्वादिष्ट पेय है, स्वादिष्ट पेय पदार्थ। और रावी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता रहा है? परुष्णी नाम से इसको जाना जाता रहा है। तो परुष्णी इसका वैदिक कालीन नाम है। 3 फैक्ट आपको रावी के बारे में याद रखना है। अब आइए व्यास के बारे में बात करते हैं। व्यास नदी, व्यास
सिंधु नदी तंत्र में सबसे छोटी नदी मानी जाती, इन 5 नदियों में से सबसे छोटी नदी है। और इसके बाद दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि यहीं पर पोंग बांध है, सिंधु नदी पर ही पोंग बांध बनाया गया है। और पोंग बांध के पास में ही आपका, अरे अरे क्या रखे थे तुम लोग, पोंग बांध बनाया गया है। और इसी को यहाँ पर महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है, महाराणा प्रताप सागर। महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी पोंग बांध को जाना जाता है। अब आइए सतलज के बारे में देख लेते हैं जल्दी से। सतलज नदी तो उद्गम मैं सब पहले बता चुका हूं, कौन कहां से निकलती है, ठीक है, वो आप डायग्राम में देखिएगा। सतलज नदी पर आपका क्या बना हुआ है, इसका नाम क्या है, शतुद्री है, वैदिक कालीन नाम, वैदिक कालीन नाम शतुद्री है। और इस सतलज नदी पर ही भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है, भाखड़ा नागल बांध। और इस बांध को बनाने की शुरुआत कब से हुई थी आपकी, भाखड़ा नागल बांध बनाने की शुरुआत कब से हुई, तो ये आपका 1948 में शुरू हुआ था, 1948 में शुरू हुआ और 1963 में बनकर के तैयार। 1948 में भाखड़ा नागल बांध आपका बनाया जाना स्टार्ट हुआ था और इसके बाद 1963 में बन करके तैयार होता है। इसके बाद देखिएगा, भाखड़ा नागल बांध सबसे भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध माना जाता है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और इस बांध की जो ऊंचाई है तो 518 मीटर है, 518 मीटर ऊंचा है आपका भाखड़ा बांध। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश पर है। और नागल बांध की पंजाब राज्य में, पंजाब राज्य में, दोनों आपके अलग अलग। इसके आगे आप चलिए तो इसके आगे आपको इंदिरा गांधी नहर मिलेगी। इंदिरा गांधी नहर जो हरि के बैराज से निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर, हरि के बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी है तो 468 किलोमीटर है, 468 किलोमीटर। और मुख्य रूप से किसको लाभ पहुंचाती है तो राजस्थान को लाभ पहुंचाती है सर्वाधिक मात्रा में। इतने फैक्ट आपको सतलज नदी से दिमाग में रखने हैं। तो दोस्तों, सिंधु को लिखने के हिसाब से मैंने आज आपको पढ़ाया है कि इसको आप नोट डाउन कैसे करेंगे सिंधु नदी तंत्र को, तो एक एक पॉइंट वाइज आपको लिखते चलना है। अब मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछ करके छोड़ रहा हूं, आप उसके उत्तर तलाशिएगा। आप ये बताएं कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत के बाहर से होता है, एक प्रश्न ये भी आपका यहां से बनता है। और एक दूसरा प्रश्न बताइएगा, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी किसको माना जाता है। और एक तीसरा प्रश्न बताइएगा कि सिंधु की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां किस जगह पर आकर के मिलती हैं। एक और प्रश्न आप बताइएगा, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है। एक और प्रश्न आप डिस्कस करिएगा कि ऐसी कौन सी नदी है जो इस मैदान की सबसे छोटी नदी मानी जाती है। एक और प्रश्न बताइएगा, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था, ब्यास नदी को। एक और बताइएगा, दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। जो आपका ऋग्वेद का युद्ध है दशराग युद्ध, तो इन्हीं 5 में से किसी एक नदी से लड़ा गया है। उसका उत्तर आप को मैसेज में लिख करके भेजना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप कंप्लीट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे गंगा नदी तंत्र पर।